वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है ये यहां तक पहुंची कैसे है। यानी कि आज अगर हम देखें कि सबसे ज्यादा अगर किसी व्यवस्था की अगर दुर्गति है तो वो शिक्षा व्यवस्था है भारत में, जबकि ये वो व्यवस्था है जो हर देश की एक नींव होती है, उसका आधारशिला होती है। लेकिन यह आधारशिला ही इतनी गलत हो चुकी है कि देश का भविष्य निर्माण कैसे होगा, इसको लेकर के आगे हमें करना क्या चाहिए और वास्तव में हम कर क्या रहे हैं, और मैं ये भी प्रेडिक्ट करने वाला हूं कि वास्तव में आगे होगा क्या। तो फ्रेंड्स, आज इसी की बात करेंगे और हम बात करने वाले हैं भारत की जो शिक्षा है उसका माफियाकरण हुआ कैसे है। यह माफियाकरण कराने में भूमिका किन लोगों की है? क्या वास्तव में ये 2014 के बाद हुआ है या वास्तव में जब देश आजाद हुआ उसके बाद में ही लोगों ने कुछ बदला ही नहीं, यानी कि गोरे चले गए और काले आकर के बैठ गए हे वो अंग्रेज ही। वो कहते थे कि हम तो एक्सीडेंटल हिंदू हैं, यानी कि वो इस तरह के विचार रखते थे कि हम तो काले अंग्रेज हैं, हमें की पड़ा है ना, इस टाइप के लोग थे। तो देखिए, ये जो शिक्षा व्यवस्था है ये आज की किस्सा नहीं है, जब से देश आजाद हो गया लेकिन बदला कुछ नहीं, और वही आज भी रोटन यानी कि एक तरीका से रटंत विद्या पर ये आधारित है। अब देखिए, भारत के अंदर ये जो कोचिंग माफिया निकल करके कैसे आता है उसे समझिए। देखिए, जो भी आप एकेडमिक पढ़ाई करते हैं, जो भी एकेडमिक पढ़ाई हम करते हैं, उसमें होता क्या है कि आपके पास जो बुक है वो और जो आप एग्जाम देंगे वो, उन दोनों के बीच में जो तालमेल है, अगर क्वेश्चन के पैटर्न की हम बात करें तो मैचिंग जीरो होती है। जीरो कितनी? 0%। यानी कि जो आपने 10th क्लास में पढ़ा, 12th क्लास में पढ़ा, अगर आप एग्जाम देने जाएंगे तो जो क्वेश्चन का स्तर होगा, क्वेश्चन के जो पूछने का तरीका होंगे वो बिल्कुल ही अलग होंगे, वो बिल्कुल आपको मैच नहीं करेंगे 10वीं या 12वीं की बुक से, और अगर करेंगे भी तो इतने कम होंगे 1 से 2% कि आपको टॉपिक पढ़ा हुआ लगेगा, लेकिन जब क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व आपके उस तरीके की नॉलेज से नहीं होगा जो आपने पढ़े हैं अभी तक। तो यहां से जन्म किसका होगा? यहां से जन्म होता है कोचिंग माफिया का। किसका? कोचिंग माफिया। ये जो कोचिंग माफिया करेगा क्या, यहां से पढ़ाई अलग शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है कि आज तक आपने जो 12वीं क्लास तक पढ़ाई की वो सिर्फ और सिर्फ एक डिग्री लेने के लिए पढ़ाई थी, इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं थी। इसका मतलब यह है कि आपने जो भी 18 साल 17 साल की एज तक पढ़ा वो सिर्फ एक आधार था, बहुत थोड़ा सा आपने 10 से 5% नॉलेज गेन की है। अगर अब आपको आगे जिंदगी में कुछ करना है, प्रोफेशनली कुछ बनना है, तब आपको फिर दोबारा से शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी, जो कि यहीं से जन्म हो जाता है शिक्षा में माफियागिरी का। अब देखिए, होता क्या है कि जब आपने अभी 12वीं की है, 12वीं करने के बाद में आप एनडीए की तैयारी कर ली सकते हैं, आप इसके बाद में कोई पुलिस की तैयारी करेगा, कोई नेवी की तैयारी करेगा, कोई एयरफोर्स की तैयारी करेगा, है ना, नीट की तैयारी करेंगे, विभिन्न तरीका के एग्जाम है। जब इसकी आप तैयारी करोगे तो आप कहां जाओगे? कोचिंग पर जाओगे। अब जैसे ही आप कोचिंग पे जाओगे तो कोचिंग में आप जानते हैं कि पहले जो थे वो सब ऑफलाइन हुआ करता था, तो कॉम्पिटिशन इतना नहीं था, इतना नाम नहीं हुआ करता था, तो लोग जो है कोचिंग कराते थे तो 50-20-30 लोग बैठा करके कोचिंग कराते थे। और ये जो कोचिंग है ये आप देखोगे कि 1991 के बाद, यानी कि जब से भारत के अंदर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन ने ये आया, उसके बाद में एक होड़ सी मच गई है ये कोचिंग करने की। भाई कोचिंग करना है, कोचिंग करना है। इसका मतलब है कि 1991 के बाद में जो शिक्षा हो या फिर और भी सेक्टर हो, उनका जो है व्यवसायीकरण तेजी से होना शुरू हो चुका था। अब देखिए, होता क्या है कि व्यक्ति कहां गया? कोचिंग पे गया। अब कोचिंग की भूख ज्यादा है, कोचिंग की भूख ज्यादा है। अब एक कोचिंग पर लोगों को, बच्चों को लाने के लिए उनको रिजल्ट दिखाने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? रिजल्ट दिखाने पड़ेंगे। अब इन व्यक्तियों को जब रिजल्ट दिखाने हैं तो इसके दो तरीका है। दो तरीका क्या है कि भाई आप मेहनत कीजिए और जो पेपर आता है उसका जो कोड है, उसका पूछने का तरीका है, उसका जो डिफिकल्टी लेवल है, उसके लिए जो नॉलेज चाहिए वो आप उस लेवल पर ले जाइए। और दूसरा कि बच्चा जो है वो उसका जो अपना माइंड सेट है, उसका जो अपना मेमोरी है, ये बहुत सारी चीज का जो है वो कारक होती है आपकी सफलता के लिए, कि कौन बच्चा है उसकी एक रैंक आएगी और किस बच्चे का सिलेक्शन भी नहीं होगा। ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर। हाँ, ये है कि जो कोचिंग होता है ये सारी चीज 1 से 2% या 10% आपको एड ऑन कर देती है, या कहिए कि आपकी जो अपनी असलियत जो नॉलेज है उसको एनहांस कर देती है, उसे बाहर ला करके खड़ी कर देती है। इतने जो योग्यता है या कहिए कि इतना ही जो हिस्सा है वो कोचिंग का निकल करके आता है। अब होता क्या है कि कोचिंग वाले ये कार्य नहीं करते क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं है।
वो ज्यादा रिसर्च नहीं करते, वो बच्चों को उस तरीका से नहीं पढ़ाते। तो तरीका क्या है? तरीका ये है कि ये ढूंढते हैं कि कोई बाईपास देखिए, कोई शॉर्टकट देखिए। शॉर्टकट क्या है कि अब इनके जो लोग हैं वो आयोग के अंदर है, आयोग के अंदर है, इनकी धीरे धीरे नॉलेज हो जाती है। अब आप जानते हैं कि भारत के अंदर कि कितने अब यूट्यूब के आने से कितने, जिन्हें अंजना ओम कश्यप ने कहा कि भाई स्टार टीचर है, तो ये जो लोग हैं ये प्रभावशाली लोग बन चुके हैं, इनको फंडिंग होती है, बहुत मोटी फंडिंग है, पैसा कमाया है। यही जो लोग हैं मिलकर के क्या करते हैं, पेपर लीक कराते हैं। और ये जो पेपर है ये अपने स्टूडेंट के लिए, अपनी कोचिंग के लिए। आप सोचिए भारत के अंदर ऐसे ऐसे कोचिंग है जिनके 10,000 15,000 करोड़ का टर्नओवर है वर्ष का। ऐसे लोगों के लिए ये पेपर लीक कराना कितनी बड़ी बात है। जिस देश के अंदर करप्शन कोई पाप ना हो, करप्शन कोई बहुत बड़ा इशू ना हो, समाज जिसे एक्सेप्ट कर चुका हो करप्शन को। करप्शन एक ऐसा घटना है, या कहिए कि करप्शन एक ऐसा थॉट प्रोसेस है जिसे समाज अब ग्रास्प कर चुका है। वो उसके अंदर भाई पैसा होना चाहिए, बस उसका लास्ट जो उद्देश्य है पैसा होना चाहिए। कैसा आया है इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। अगर पढ़ भी जाए, बाद में पता भी चल जाए कि पैसा भ्रष्टाचार से कमाया है, तो इतनी भी इज्जत कम नहीं होती समाज में। याद रखना इस बात के लिए। हाँ, लोग इंस्पायर हो सकते हैं उससे कि हाँ इसने कमाया है तो हम भी कमाएंगे। तो अब सोचिए जिस देश के अंदर भ्रष्टाचार को एक प्रिविलेज की तरह देखा जाता हो, अरे ये तो कर सकता है, हम नहीं कर सकते, है ना। अब सोचिए ये लोग क्या कर रहे हैं, पेपर लीक करा रहे हैं। यहीं से जो है शुरुआत होती है पेपर लीक की। यानी कि जो आपकी शिक्षा व्यवस्था है वो इतनी कमजोर, इतनी लचर और इतनी पिछड़ी हुई है कि सिर्फ आपको 15 से 18 साल 17 साल एक बच्चे के वेस्ट कराने हैं कि भाई 15 साल तक ये सरकार पर दबाव ना बना सके कि हमें जॉब दो, हम करें क्या। अगर आप पढ़ा करके स्किल भी दोगे तो उसके लिए भी तो आपको फंड करना पड़ेगा ना, कि अपना कोई स्टार्टअप करे। तो उस सरकारों ने कभी सोचा ही नहीं। इसीलिए सरकारों ने कभी भी स्किल पर काम नहीं करा। उन्होंने कहा कि भाई 10-12वीं करेगा, जब तक 15-17 साल जो है वो निकल जाएंगी, फिर देखी जाएगी। अब वो निकल करके फिर कोचिंग गया, कोचिंग में गया तो कोचिंग वाले इनकी अपनी समस्या है कि वो भी तो उसी सिस्टम से निकल करके आए हैं। उन्होंने फिर जो है पेपर लीक का जो है पेपर को आउट करा लिया और अपने बच्चों के लिए लाया। अब एक कोचिंग वाला करेगा तो दूसरा भी करेगा, तीसरा भी करेगा। तो यहां से जो पेपर लीक होने की जो घटना है ये शामिल हो जाती है। और इसमें कौन शामिल है? कोचिंग के ये लोग शामिल हैं। इसके अंदर जो विभिन्न जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके छोटे मोटे जो नेता हैं वो भी शामिल हैं इसके अंदर। अब इन लोगों का प्रभावशाली लोग हैं और देश के अंदर कानून व्यवस्था ऐसी है कि जो कमजोर है उसके लिए कानून है, उसके लिए सजा है, और जो कमजोर नहीं है, जो पावरफुल है, वो बाहर घूमता रहेगा, बेल पे घूमता रहेगा। कितना बड़ा अपराध हो, आप ठीक है व्यवस्था सुधर रही है धीरे धीरे, लेकिन वो बाहर घूमता रहेगा। इसी तरीका की व्यवस्था देखी गई थी। अब देखिए सरकार कानून लेकर के आई, पेपर लीक के लिए अलग से कानून भी बनाया, लेकिन सजा वही लचर थी और उसका इंप्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन, ये सब में बड़ी समस्या भारत में रहती है। यहां से पेपर लीक होता है। अब पेपर लीक हो गया, अब आप कहोगे कि ये तो सारा कुछ हो गया, लेकिन वास्तव में जो गहराता जो संकट है ये बना कैसे और इसका समाधान क्या है? देखिए समाधान कुछ भी नहीं है। समाधान ये है कि सबसे पहले हमें अपना एजुकेशन सिस्टम वैसा बनाना पड़ेगा कि बच्चे को कोचिंग की आवश्यकता ही ना पड़े। क्या करें? बच्चे को कोचिंग की आवश्यकता ना पड़े। इसके लिए वन नेशन वन एजुकेशन पॉलिसी लानी पड़ेगी। और दूसरा यह है कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि आपको जब आप 10 या 12 करें, आप 10वीं या 12वीं कक्षा करें, उसके बाद में जो भी आप एग्जाम दें उस एग्जाम का पैटर्न प्लस जो आज आप 10वीं या 12वीं तक जो पढ़ाई करके आए हैं उन दोनों का जो पैटर्न है वो सेम होना चाहिए। हाँ, डिफिकल्टी लेवल आप देख लेना, अपने आप हिसाब से एडजस्ट कर लेना कि हाँ पैटर्न वही होना चाहिए। अगर आपको OMR सीट पर पेपर कराना है तो फिर 10वीं या 12वीं के बाद तक आप OMR सीट पर पेपर कराइए। अब जो बच्चे को रिटन एग्जाम देना है, यूपीएससी या फिर सिविल सर्विस का देना है, उसके लिए आप अलग से व्यवस्था बनाइए। तो ये जब तक आप नहीं करेंगे और बीच में एक लूप होल छोड़ देंगे तो बच्चा कोचिंग जाएगा, और कोचिंग जब जाएगा तो पेपर लीक होने जैसी घटनाओं को आप रोक तो सकते हैं, कंटेन कर सकते हैं, लेकिन 100% आप उसे सिक्योर नहीं कर सकते। जब तक ये कोचिंग माफिया बीच में रहेगा, ये जो बिजनेस बीच में रहेगा, तब तक ये पेपर लीक होते रहेंगे। और आपको एक बात और बताओ कि सजा बढ़ानी पड़ेगी। सजा आपको इसके अंदर एग्जीक्यूशन तक करने पड़ सकते हैं। जब तक आप स्ट्रिक्ट सजा नहीं लाएंगे कि ऐसे व्यक्ति को चौराहे पर खड़े होकर के सजा दी जानी चाहिए, तब तक मुझे नहीं लगता कि यह सब कुछ रुकने वाला है। दूसरा, एक बड़ी समस्या जो है एजुकेशन सिस्टम में और भी है कि आज शिक्षा सबसे ज्यादा महंगी हो चुकी है। आपने देखा होगा कि जो बच्चा अभी LKG UKG में है उसका एक बैग बांधने में भी 5 से 6 हजार रुपये खर्च आ जाता है। जो बच्चा अभी दूसरी या तीसरी क्लास में पहुंचा है उसके स्कूल फीस आप देखिए लाखों रुपए के अंदर उसकी वर्ष की जो है फीस होती है। तो आप सोचिए कि इतनी महंगा एजुकेशन सिस्टम हो चुका है कि आपको पता है कि देखिए आज भारत के अंदर आप जानते होंगे कि जो NCERT है, NCERT
यही बेसिक है। अब एनसीईआरटी जब आपने छाप ही दी है तो उसके लिए फिर अलग अलग पब्लिकेशंस वही 60 रुपए की किताब को 600 रुपया में 1500 रुपया में बेच रहे हैं। ये क्यों रोक लगाएगा? इसके ऊपर रोक लगानी चाहिए। आपको एक इसके लिए बेस तैयार करना पड़ेगा कि भाई अगर एनसीईआरटी साहब बुक बना रहे हैं कितने रुपए में बना सकते हो, या कहिए कि डायरेक्ट एनसीईआरटी की बुक ही चलेगी, आप अलग पब्लिकेशंस की बुक नहीं लगा सकते। कुछ ऐसा करना पड़ेगा। देखिए नहीं तो ये जो हमारी जो शिक्षा है वो इतनी ज्यादा महंगी हो चुकी है, तो शिक्षा बहुत महंगी है, और जो ये जो स्कूल है उनका जो पढ़ाने का जो तरीका है, उसके बाद भी बच्चों को इतनी महंगी होने के बाद भी बच्चों को कोचिंग जाना पड़ रहा है। आप सोचिए कि जो बच्चा भी स्कूल में पढ़ रहा है वो भी कोचिंग कर रहा है। सोचिए 10वीं का या 12वीं का जो बच्चा है, 10th में है, 9th में है ना, या फिर आप देखिए 11th में है, ये बच्चे भी कोचिंग कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि जब स्कूल में पढ़ाई आप करा रहे हैं उसके बाद भी बच्चे को अलग से कोचिंग करनी पड़ रही है, तो ये क्या व्यवस्था चल रही है? मुझे तो समझ में ये आता ही नहीं है कि सरकार को कर क्या रही है सरकार। आज अगर आप देखोगे 2014 से भी सरकार को अभी भी लगभग 12 साल से ज्यादा समय हो, 12 साल तो हो ही गया है, तो 12 साल का जो समय है उसके बाद भी शिक्षा के अंदर आप एक एजुकेशन पॉलिसी ले आए, लेकिन उस एजुकेशन पॉलिसी से बदला क्या जमीन पर, ये आपने देखा? नहीं देखा। आपको इसका एक आकलन करना चाहिए कि क्या हमारे ये जो हमने बनाई है एजुकेशन पॉलिसी, इसका प्रभाव क्या है, इससे आउटकम्स क्या निकल कर आए हैं। सरकारों को इसके लिए टाइम नहीं है। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताऊं वो आता है एजुकेशन मिनिस्टर का। देखिए धर्मेंद्र प्रधान जो है वो बिल्कुल भी एफिशिएंट व्यक्ति इस पद के लिए नहीं है। मुझे लगता है कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। अभी आप देखिए ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, आज 6 जून है और वो क्या कर रहे हैं, इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि ये जो कर रहे हैं इनको भी अपना अधिकार इन्हें करने देना चाहिए। हाँ, इनका इंटेंशन गलत है। मैं कहता हूं कि सरकार विरोधी हो जाओ, किसी व्यक्ति के विरोधी हो जाओ, लेकिन राष्ट्र के विरोधी मत हो। ये जो सीजेपी है ये राष्ट्र के विरोधी पार्टी है, ये राष्ट्र के विरोध में ही खड़े हुए लोग हैं। इसके अंदर देखिए इनके जो प्रवक्ता हैं वो सारे के सारे वही हैं जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो देश को तोड़ना चाहती थी, नॉर्थ ईस्ट को अलग करना चाहती थी, ये उनके साथ खड़े हुए लोग हैं। इनका इंटेंशन सही नहीं है। हाँ, इनको प्रोटेस्ट कर देना चाहिए, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को जो है इस्तीफा दे देना चाहिए और ऐसे लोगों को जो है पद पर नहीं रहना चाहिए। और साथ ही साथ में किसी एफिशिएंट व्यक्ति को हमें एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाहिए। एक तो एजुकेशन मिनिस्टर बनाइए अच्छा, ताकि लोगों का जो है हमारे बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन पॉलिसी बन सके और देश का जो ह्यूमन रिसोर्स है हम उसे अच्छे से डेवलप कर सकें। इस पर सरकार का ध्यान जरूर जाना चाहिए। और मुझे ऐसा भी लगता है कि जो देश के अंदर ये जो कोचिंग माफिया है, जो कि अभी आप यूट्यूब पर देख रहे होंगे कि पटना के अंदर इतनी गोली चल चुकी है, ये हो चुका है, तो इन पर भी लगाम लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये लोग भी कहीं ना कहीं देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। इनकी फंडिंग होती है, इसकी जांच होनी चाहिए। सरकारों को इनकी जांच करें और निष्पक्षता से कि इनकी जो ये ग्रोथ है ये क्या वास्तव में ऑर्गेनिक है या फिर ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है ये कहीं ना कहीं अमेरिका में बैठे हुए इनके जो आका हैं इनके लिए देश विरोधी ताकतें जो है इनको कहीं ना कहीं बैक में सपोर्ट कर रही हैं। तो इसका भी ध्यान जरूर रखना चाहिए। आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।